हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी मार्केट में कोई नई चीज आती है तो उसकी एक हाइप बन जाती है। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी या नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आता है तो सब लोग उस प्रोडक्ट को यूज करने में लग जाते हैं, उस नई टेक्नोलॉजी को यूज करने में लग जाते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि लोग उस टेक्नोलॉजी और उस प्रोडक्ट को काफी प्रमोट करने लगते हैं, उसकी अच्छाइयां यानी कि उसके बेनिफिट्स आपको बताने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था जब 2000 के अंदर इंटरनेट आया था। जब इंटरनेट आया तो इंटरनेट की भी एक हाइप बन गई। लोग हर चीज के लिए इंटरनेट को इस्तेमाल करने लगे। इनफैक्ट एक .com बबल जैसा क्राइसिस भी आया था बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट रेवोल्यूशन, जहां पर लोग उन कंपनीज में तुरंत इन्वेस्टमेंट करने लगे थे जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही थी या जिनके नाम में .com लगा हुआ था, बिना ये देखे कि वो कंपनीज एक्चुअली में कैसी हैं, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसी है, उनके फंडामेंटल कैसे हैं। वो उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे थे जस्ट बिकॉज दे वर एसोसिएटेड विद इंटरनेट। अभी ऐसे ही कुछ हाइप मार्केट के अंदर स्टार्टअप्स की भी बनी हुई है। अगर आप शार्क टैंक देखते हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि कितने सारे नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं इंडिया के अंदर। अब आज के वीडियो में हम स्टार्टअप्स के बेनिफिट्स आपको नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि स्टार्टअप के बेनिफिट्स, कैसे आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, कैसे स्टार्टअप आपकी लाइफ बदल सकता है, ये सब चीजें तो आपको काफी जगह पे सुनने को मिल गई होंगी। लेकिन आज हम कवर करने वाले हैं कि स्टार्टअप्स की डार्क साइड्स क्या है, क्योंकि एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। जहां पे स्टार्टअप्स के बेनिफिट्स हैं वहां पे स्टार्टअप्स की डार्क साइड्स भी हैं, जिनको जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है इफ यू आर प्लानिंग टू ओपन अ स्टार्टअप और यू आर प्लानिंग टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। क्योंकि स्टार्टअप्स को जिस तरीके से ग्लोरीफाई किया जा रहा है, स्टार्टअप्स को जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है कि सब लोग अपनी जॉब छोड़ के एक एंटरप्रेन्योर बन जाएं, एक स्टार्टअप ओपन कर लें, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके लिए स्टार्टअप खोलना या आपके लिए एक एंटरप्रेन्योर बनना उतना ही सक्सेसफुल हो सकता है जितना बाकी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के लिए रहा है। क्योंकि सबकी अपनी स्टोरी होती है। आप बायजूस को देख सकते हैं, आप देख सकते हैं पेटीएम को। ये भी एक टाइम पे काफी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स थे, लेकिन इनकी आज की स्टोरी बहुत अलग है। आपने ये भी रिसेंटली नोटिस किया होगा कि काफी सारे स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर अब आईपीओ लेकर आ रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू गो पब्लिक। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो अभी तक प्रॉफिटेबल भी नहीं हुए हैं और उसके बाद भी वो पब्लिक होना चाहते हैं, वो पब्लिक से फंडिंग उठाना चाहते हैं। इस स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर अब फंडिंग तो काफी सारे स्टार्टअप्स उठा रहे हैं, लेकिन इस फंडिंग को क्या वो सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब इन्वेस्टर्स से ये स्टार्टअप्स फंडिंग उठाते हैं तो उसके बाद क्या वो सिर्फ इस विजन से स्टार्टअप को चलाते हैं कि उनके पास काफी सारी फंडिंग है तो वो बड़े बड़े ऑफिसेस ले लें, नई नई टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल कर लें? क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक स्टार्टअप को सक्सेसफुली रन कर सकते हो। जरूरत होती है मनी मैनेजमेंट की। अगर आपके पास कम पैसा है और उसके बाद भी आप अपने बिजनेस को एक अच्छे स्केल पर ऑपरेट कर पा रहे हो तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो, ना कि जब आपके पास काफी सारी फंडिंग है, आपने बहुत सारी फंडिंग इन्वेस्टर्स से उठा रखी है और अब आप आईपीओ लाने के बारे में सोच रहे हो, आप पब्लिक से फंडिंग उठाने के बारे में सोच रहे हो। तो ऑल इन ऑल आप सिर्फ फंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट हो। आपके बिजनेस के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके बिजनेस को सस्टेन करवा पाए। जैसे ही फंडिंग आना बंद हो जाएगी वैसे ही आपकी स्टार्टअप के लिए सर्वाइव करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आज के स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर तो यही हो रहा है। स्टार्टअप्स अपना आईपीओ लेके आने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि वो लॉस में चल रहे हैं और आईपीओ की फंडिंग से उन्हें अपने डेट रीपेमेंट्स को करना है। साथ ही साथ एक ब्रांड वैल्यू और गुडविल भी ये बनाना चाहते हैं मार्केट के अंदर कि इन्वेस्टर्स से इन्हें काफी ज्यादा फंडिंग मिली है। जब भी स्टार्टअप को इन्वेस्टर से ज्यादा फंडिंग मिल जाती है तो उनकी मार्केट के अंदर एक हाइप बन जाती है। इस चीज का बेनिफिट उठाकर स्टार्टअप्स अपने बिजनेस को रन करना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि लॉन्ग रन में ये सस्टेनेबल है? क्या लॉन्ग रन के अंदर सच में आप सिर्फ फंडिंग के थ्रू अपने स्टार्टअप्स को सर्वाइव करा सकते हो, सक्सेसफुल बना सकते हो? मुझे लगता है ऐसा काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर आपको सच में अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाना है देन यू हैव टू बिकम समथिंग दैट द मार्केट इज लुकिंग फॉर। आपको कुछ नया लेके आना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो पहले किसी ने नहीं किया। एक एंटरप्रेन्योर का यही मतलब होता है, एक नया विजन, एक नया प्रोडक्ट और एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो पहले कभी यूज नहीं करी गई। आपने कई बार ये सुना होगा कि स्टार्टअप खोलना आपके लिए कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। लेकिन क्या आपको कभी किसी ने बताया है कि स्टार्टअप को सरवाइव कराना कितना मुश्किल होता है?
क्योंकि स्टार्टअप इकोसिस्टम अपने आप में इतना ज्यादा कंपेटिटिव है, कट थ्रोट कंपटीशन है कि आपकी एक गलती आपको मार्केट से वाइप आउट कर सकती है। अब हम आगे वीडियोस में डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप्स की बात करें, उससे पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो अगर हम बात करें स्टार्टअप्स की तो सबसे पहले हम एक स्टार्टअप के कुछ कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। तो पहला कंपोनेंट है फाउंडर, दूसरा कंपोनेंट है इन्वेस्टर्स, देन कम्स एम्प्लॉइज, देन कस्टमर्स और उसके बाद ओल्ड बिजनेसेस। नाउ लेट्स डिस्कस ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक स्टार्टअप के लिए एक स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर सर्वाइव करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले ओल्ड बिजनेसेस से स्टार्ट करते हैं। अब आपने देखा होगा कि जब भी स्टार्टअप्स कुछ लेकर आते हैं तो वो कुछ नया लेकर आते हैं, कुछ ऐसा जो ओल्ड बिजनेसेस नहीं लेके आ पाए। अब उनका प्रोडक्ट तो ओल्ड बिजनेसेस जैसा ही होता है, इट्स क्वाइट सिमिलर, लेकिन वो उस ओल्ड प्रोडक्ट को ही ऐसे मोल्ड कर देते हैं कि वो आपके लिए नया बन जाता है और अट्रैक्टिव प्रोडक्ट बन जाता है। जब स्टार्टअप्स ओल्ड बिजनेसेस के प्रोडक्ट्स को एक नई तरीके से बेचना चालू कर देते हैं तो ओल्ड बिजनेसेस के लिए सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट स्पेस के अंदर जब स्विगी और जोमैटो आ गए और उन्होंने फूड डिलीवरी स्टार्ट कर दी तो अब हम काफी ज्यादा कम रेस्टोरेंट्स में जाना पसंद करते हैं और वहां पे जाकर खाना पसंद करते हैं। रादर हम अपने घर के कंफर्ट में ऑर्डर करना ज्यादा सूटेबल समझते हैं क्योंकि वो हमारे लिए काफी ज्यादा कन्वीनियंट है, हमें बाहर नहीं जाना, हमें कुछ नहीं करना, घर पे बैठे बैठे हमारा खाना हम तक पहुंच जाता है। लेकिन इसकी वजह से डाइन आउट सर्विसेज जो है रेस्टोरेंट की वो काफी ज्यादा इफेक्ट होती है। हाउएवर दे कैन कॉम्पनसेट दैट अमाउंट फ्रॉम द फूड डिलीवरी, लेकिन वहां पे उन्हें जोमैटो और स्विगी को भी एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट देना पड़ता है। चलिए अब कस्टमर्स की बात करते हैं। तो कस्टमर्स के साथ एक स्टार्टअप में क्या होता है कि जब भी कोई स्टार्टअप आता है तो आते ही इन द बिगिनिंग वो काफी सारे ऑफर्स देते हैं कस्टमर्स को, काफी सारे नए नए ऑफर्स, काफी सारे डिस्काउंट्स, जिसकी वजह से वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो स्टार्टअप्स पुराने होने लगते हैं और उनके लिए प्रॉफिटेबल अब बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो वो धीरे धीरे ऑफर्स को कम करने लगते हैं, डिस्काउंट को कम करने लगते हैं और प्राइसेस को थोड़ा इंक्रीज करने लगते हैं या फिर और फीस को इंक्रीज करने लगते हैं। अब जहां पे कस्टमर्स ये देखते हैं कि उनको पहले वाला प्राइस नहीं मिल रहा है तो वो शिफ्ट करने लगते हैं किसी और ब्रांड पे। जैसे आपने देखा होगा कि जोमैटो पे अगर हमें प्राइस ज्यादा लगता है तो हम तुरंत स्विगी पे शिफ्ट कर जाते हैं और ऐसा ही स्टार्टअप्स के अंदर होता है। अगर हमें वो प्राइस ना मिले जो हमें पहले मिल रहा था तो हम इजिली एक स्टार्टअप से दूसरे स्टार्टअप में या दूसरी किसी कंपनी में शिफ्ट कर लेते हैं। ब्रांड लॉयल्टी नाम की इंडिया में कोई भी चीज नहीं है। अब यहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए काफी मुश्किल हो जाती है सिचुएशन, क्योंकि एक तरफ उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, उन्हें प्रॉफिटेबल भी बनना है, और एक तरफ उनके कस्टमर्स जा रहे हैं तो आखिर वो प्रॉफिटेबल बनेंगे कैसे। इस तरीके की सिचुएशन में स्टार्टअप्स के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ जाता है प्रॉफिटेबिलिटी और सर्वाइवल का। चलिए अब बात करते हैं एम्प्लॉइज की। तो जब एम्प्लॉइज एक स्टार्टअप के अंदर आते हैं तो क्योंकि स्टार्टअप्स उनको काफी ज्यादा कंपेटिटिव सैलरीज प्रोवाइड करते हैं तो कुछ टाइम तक तो एम्प्लॉइज अपना पूरा 100% इन स्टार्टअप्स को देते हैं और उनके लिए काम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे स्टार्टअप्स के लिए प्रॉफिटेबिलिटी एक इशू बन जाती है तो सारे एम्प्लॉइज के ऊपर प्रेशर आने लगता है और इतना ज्यादा प्रेशर आने लगता है कि उस प्रेशर में एम्प्लॉय के लिए उस स्टार्टअप के अंदर सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट न्यूज में भी काफी बार ये देखा गया है कि स्टार्टअप के एम्प्लॉय काफी ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम से गुजरते हैं क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर काफी ज्यादा होता है। सो दिस इज अबाउट द एम्प्लॉयज। नाउ लेट्स कम टू द इन्वेस्टर्स। अब जब इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करें, उनका सिर्फ एक ही विजन होता है, एक ही मोटिव होता है कि अगर उन्होंने 100 रुपए इन्वेस्ट करे हैं तो स्टार्टअप उन्हें 200 रुपए बना के दे। अगर वो ऐसा करती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ऐसा नहीं कर पाती है स्टार्टअप कंपनी तो उस टाइम पे इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू करते हैं। अब मैं सारी इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मोस्टली इन्वेस्टर्स के साथ ये होता है कि वो बिजनेसेस को नहीं समझते, वो नहीं समझते कि बिजनेसेस को कितना टाइम लग सकता है प्रॉफिटेबल होने के लिए, और वो डिपेंड कर सकता है बिजनेस टू बिजनेस। उन्हें सिर्फ अपने 100 रुपए को 200 बनाने से मतलब है। तो अगर स्टार्टअप्स को फंडिंग मिल रही है तो वो ये ना सोचे कि अब तो उनके लिए बिजनेस करना बहुत ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि उस 100 रुपए की फंडिंग को 200 बनाने में आपको काफी ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो इन्वेस्टर्स का फिर जो प्रेशर आना आप पर शुरू होता है, उसके बाद तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते हो स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर। और अगर आप इन्वेस्टर्स के पैसे पर रिटर्न नहीं दे पाते
जाते हो तो आप ये भी भूल जाना कि आगे आपको चल के कोई भी इन्वेस्टर फंडिंग देगा। हमने कई बार ये देखा है कि यंग एंटरप्रेन्योर्स को जब फंडिंग मिल जाती है, उनका आइडिया अच्छा होता है, इन्वेस्टर्स को पसंद आ जाता है, फंडिंग मिल जाती है, तो वो उस फंडिंग का गलत इस्तेमाल करते हैं और फिर आगे चल के जब प्रॉब्लम्स आती हैं, स्टार्टअप्स प्रॉफिट्स नहीं बना पाते हैं, तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। काफी ज्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिली है यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ और ये भी एक डार्क साइड है स्टार्टअप्स का। चलिए बात करते हैं फाउंडर्स की। तो फाउंडर्स एक स्टार्टअप को एक विजन के साथ स्टार्ट करते हैं। वो एक ऐसी चीज बनाना चाहते हैं, एक ऐसे तरीके से बनाना चाहते हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। लेकिन यहाँ पर उनके लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर काफी सारे चैलेंजेस होते हैं। सबसे पहले अनसर्टेन फ्यूचर। अगर वो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई सर्विसेज नई लेकर आ रहे हैं, तो काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी रहती है कि उनकी वो सर्विस कस्टमर को पसंद आएगी, उनका वो प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद आएगा या नहीं। मार्केटिंग पे खर्च करने के लिए अगर उनके पास पैसा होता है तो काफी अच्छी बात है। अगर वो मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं लगा पाते हैं तो उस केस में कस्टमर्स के लिए ये देखना कि कोई नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में और उन तक उस प्रोडक्ट का पहुंचना, ये भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सेकेंडली, फाइनेंशियल स्ट्रेन भी एक चैलेंज बन जाता है इन फाउंडर्स के लिए। जब तक फंडिंग मिलती रहती है तब तक तो इजीली बिजनेस सस्टेन करता रहता है, लेकिन जैसे ही फंडिंग मिलनी बंद हो जाती है, वहां पर इन फाउंडर्स की एक्चुअली में जो स्किल्स हैं वो काम आती हैं कि आप किस तरीके से कम फंडिंग के साथ अपने बिजनेस को सस्टेन करवा सकते हो। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक स्टार्टअप के अंदर वर्क लाइफ बैलेंस की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होती है, तो एम्प्लॉयज भी छोड़कर जाने लगते हैं और यहाँ पे जो मैन पावर की चैलेंज है वो भी फाउंडर्स के लिए आ जाती है। और कई बार फाउंडर्स के लिए एक और चैलेंज भी होता है कि उनके जो आइडियाज होते हैं वो इन्वेस्टर्स से कोलाइड करने लगते हैं। अब फाउंडर्स किसी और विजन के साथ अपनी कंपनी, अपने स्टार्टअप को चलाना चाहते हैं, उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वहां पे इन्वेस्टर्स का जो विजन होता है वो फाउंडर्स के साथ कोलाइड करने लगता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को बिजनेस के विजन से कोई लेना देना नहीं। वो वही स्ट्रैटेजी अपनाएंगे जिससे उनका पैसा डबल होने वाला है। तो इस तरीके की सिचुएशन में फाउंडर और इन्वेस्टर्स के विजन कोलाइड होने लगते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली स्टार्टअप को सफर करना पड़ता है। तो जितना आपको फैंसी बताया जाता है, जितना फैंसी आपको एक स्टार्टअप लगता है, जितना विजनरी लगता है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं एक स्टार्टअप के अंदर। और अगर आप एक स्टार्टअप को शुरू करने के बारे में सोचते हैं तो आपको इन सारे चैलेंजेस को देखना होगा। आपको ये चीज इंश्योर करनी पड़ेगी कि आप इन सारे चैलेंजेस से गो थ्रू कर सकते हो और आप अपने स्टार्टअप को इन स्पाइट ऑफ दीज चैलेंज प्रॉफिटेबल बना सकते हो, सक्सेसफुल बना सकते हो। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप यू लाइक्ड दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑन स्टार्टअप्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।